नमस्कार। अधिगम अभिप्रेरणा के अंतर्गत आज जो मनोविज्ञान टेस्ट क्लास फिफ्थ रहेगी उसके अंतर्गत अधिगम और अभिप्रेरणा के 100 क्वेश्चन एक बार फिर रहेंगे, क्योंकि अधिगम और अभिप्रेरणा दोनों बड़े टॉपिक हैं। इसलिए एक क्लास के अंतर्गत सारे बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, तो उससे संबंधित यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार पहले वाले 100 क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। तो चलते हैं 101 वाले क्वेश्चन पे, यानी वैसे अपने एक क्वेश्चन पे और वैसे रहेगा 101 क्वेश्चन। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। विद्यालय जाने पर उसे भाग के लंबे सवाल करने में कठिनाई हुई। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का स्वाभाविक संवेगात्मक उद्दीपक क्या है? अब अपने को यहाँ उद्दीपक बताना है। पहला है सफलता को लेकर चिंता, ए सफलता को लेकर चिंता, बी असफलता या बगनासा, सी लंबे भाग के सवाल, डी लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो इसका तो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, असफलता यानी बगनासा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने दूसरे पे चले। दूसरे वाला क्वेश्चन देखिए, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए थोरनडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कॉलर, ऑप्शन डी पावलोव। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, पावलोव होगा। ऑप्शन डी इसका सही है, पावलोव। शास्त्र यानी अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, जो कुत्ते पे प्रयोग किया गया था। तो आप कुत्ते के प्रयोग के साथ ही आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी थोरनडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। और इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको पता ही है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसका था? बी ऑप्शन सही है, पावलोव का था, जो कुत्ते पे प्रयोग किया गया था वही, उसी को क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आता है चौथा। चौथे क्वेश्चन में पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुक्रिया का, आकस्मिक क्रिया का, अनुकूलित अनुक्रिया का और पार्श्व क्रिया का। और सही ऑप्शन है वो आपको पता ही है, क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया का था। तो उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पावलोव का जो अधिगम था वो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए डांट डपट कर, ऑप्शन बी दोहराव द्वारा, ऑप्शन सी अनुबंधन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अनुबंधन द्वारा। यानी बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा आता है। छठे वाले क्वेश्चन में देखिए, व्यवहार को बदला जा सकता है। व्यवहार को बदला जा सकता है। ऑप्शन ए सीखने के गतिक क्षेत्र, ऑप्शन बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, सीखने के गतिक क्षेत्र। यानी व्यवहार को बदला जा सकता है, सीखने के गतिक क्षेत्र से बदला जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है सातवां। सातवें वाले क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन ए सुनने से संबंधित, ऑप्शन बी पढ़ने से संबंधित, ऑप्शन सी बोलने से संबंधित, ऑप्शन डी बोलने व सुनने से संबंधित है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, पढ़ने से संबंधित। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से संबंधित है। ये पढ़ने से संबंधित मुख्य समस्या है डिसलेक्सिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां आता है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी प्रयास का नियम, ऑप्शन सी दोहराने का नियम, ऑप्शन डी अनुकरण का नियम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, अभ्यास का नियम। सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, अभ्यास का नियम। क्योंकि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम की पुष्टि होती है? अभ्यास के नियम की होती है। तो बार बार दोहराने का मतलब अभ्यास का नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां, तत्परता का नियम किसने दिया?
तत्परता का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी एबिंगास, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी स्किनर। और इसका सही ऑप्शन है वो है सी है, थॉर्नडाइक है, यानी सी। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो थॉर्नडाइक के कुल 8 नियम थे, आपको पता ही है। 3 मुख्य नियम थे, 5 गौण नियम थे, और उन्हीं में से ये तत्परता का नियम था। क्वेश्चन नंबर 10वां, सहयोगी अधिगम में अधिक उच्च स्तर के विद्यार्थी कम निपुण विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, इससे सहयोगी अधिगम में अधिक उच्च स्तर के विद्यार्थी कम निपुण विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, इससे ऑप्शन ए गहन प्रतिस्पर्धा होती है, बी उच्च नैतिक विकास होता है, सी समूह में द्वंद्व होता है, और डी उच्च उपलब्धि आत्म सम्मान विकसित होता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, उच्च नैतिक विकास होता है। क्या होता है? उच्च नैतिक विकास होता है, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां आता है, जब पूर्व अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। जब पूर्व अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन बी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, ऑप्शन सी सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन डी नकारात्मक स्थानांतरण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां आता है आगे। 12वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य सीमित रह जाता। ऑप्शन बी, वंशानुक्रम की सीमा के कारण विकास सीमित है। ऑप्शन सी, बालक तैयार न होने पर भी सीख सकता है। ऑप्शन डी, शक्तियों को बिना समय विचार विकसित करना चाहिए। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य सीमित रह जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 13वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। 13वां क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए केटल, ऑप्शन बी आलपोर्ट, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी सिगमंड बिने। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? मनोविश्लेषण फ्रायड ने दिया था, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका था? फ्रायड का था, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14वां, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। ऑप्शन ए, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ऑप्शन बी शारीरिक संरचना के विकास को, ऑप्शन सी सहज प्रवृत्ति क्रियाओं को, और ऑप्शन डी होगा वो इनमें से सभी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा सही, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। क्या होगा? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर होगा 15वां, व्यवहारवादी विचारक है। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी ब्रूनर। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, वाटसन होगा। व्यवहारवादी विचारक कौन है? वाटसन है, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट आता है वो क्वेश्चन नंबर 16 आता है। 16वां क्वेश्चन, व्यवहारवाद के जनक हैं। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी रॉबर्ट कुक। इसका सही उत्तर होगा वो सी होगा, वाटसन। सही उत्तर क्या होगा? वाटसन होगा, सी होगा। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी धीमी, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, धीमी होगी। यानी सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति क्या होती है? धीमी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला अपने 18 आता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए बर्नहार्ट, ऑप्शन बी E.R. पॉल, और ऑप्शन सी गेट्स व अन्य, ऑप्शन डी स्किनर। और इसका सही ऑप्शन होगा
वो ऑप्शन सी होगा, गेट्स एवं अन्य होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 19 निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? ऑप्शन ए इच्छा शक्ति, ऑप्शन बी उचित वातावरण, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी थकान व थकावट। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, थकान और थकावट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां होगा, अधिगमकर्ता के बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। अधिगमकर्ता के बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। ऑप्शन ए उसके सभी हितों की सुरक्षा करें, ऑप्शन बी उसके मामलों में हस्तक्षेप न करें, ऑप्शन सी उसको अधिक काम दें ताकि क्रोध का समय न मिले, ऑप्शन डी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, उसको अधिक काम दे ताकि क्रोध का समय न मिले। उसको अधिक काम दे ताकि क्रोध का समय न मिले, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21वें क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण हेतु परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह है। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी भाव विकास, और ऑप्शन सी व्यक्तिक मूल्य, ऑप्शन डी सामाजिक परिपक्वता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, समाजीकरण होगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण हेतु परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह क्या समाजीकरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां आता है। 22वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग है। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो से, ऑप्शन बी पीटरसन से, ऑप्शन सी सोरेसन से, ऑप्शन डी चार्ल्स जुड से। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, सोरेसन से। क्वेश्चन नंबर 23वां आता है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन ए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी अनुभव अभ्यास से होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और ऑप्शन डी परिपक्वता के कारण परिवर्तन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, सी ऑप्शन से अनुभव अभ्यास से होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो सही ऑप्शन सी है, अनुभव अभ्यास से होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आता है। 24वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, अधिगम निर्बलता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी कमी किस प्रकार की होती है? अधिगम निर्बलता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी कमी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की कमी, ऑप्शन बी अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, और ऑप्शन सी संवेगों पर नियंत्रण, और ऑप्शन डी संवेगों पर नियंत्रण, डी है कम मानसिक सक्रियता। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कमी। सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की कमी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 25वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, थोरनडाई के प्रभाव का नियम का शैक्षिक महत्व निहित है नहीं है। थोरनडाई के प्रभाव का नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने को समझना है। ये क्या कह रहा है कि थोरनडाई के प्रभाव का नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है, बताना है अपने। ऑप्शन ए रुचियों में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेगों पर नियंत्रण, ऑप्शन सी अपराधी बालकों का उपचार, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति में कमी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, स्मरण शक्ति में कमी। क्योंकि थोरनडाई के प्रभाव के नियम का शैक्षिक महत्व रुचियों में वृद्धि है, संवेगों पर नियंत्रण है, अपराधी बालकों का उपचार है, ये तीनों हैं, लेकिन ये नहीं है स्मरण शक्ति में कमी, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है, 26वां, संतोष के नियम के प्रतिपादक हैं। ए फ्राइड, बी स्किनर, सी थोरनडाइक, डी एडलर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, थोरनडाइक होगा। क्योंकि संतोष का नियम किसने दिया था? थोरनडाइक ने दिया था। संतोष के नियम के प्रतिपादक थोरनडाइक हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 आता है, सीखने के प्रयास व त्रुटि का संबंध है।
सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का संबंध है। प्रयास एवं त्रुटि का संबंध किससे है? कर्ट लेविन से, वाटसन से, स्किनर से और थोर्नडाइक से। और ये आपको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थोर्नडाइक ने दिया था, जिसका ऑप्शन डी सही होगा। ये थोर्नडाइक के द्वारा दिया गया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 28 आता है, अधिगम अंतर्निहित निधि घोषित किया गया है। अधिगम अंतर्निहित निधि घोषित किया गया है। ऑप्शन ए डेलर्स आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी डेबर आयोग, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, डेलर्स आयोग। अधिगम अंतर्निहित निधि घोषित किसने किया था? डेलर्स आयोग ने किया था, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 आता है 29, शिक्षा शास्त्र पेडागोगी की अवधारणा में निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं होती? शिक्षा शास्त्र पेडागोगी की अवधारणा में निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं होती है? ऑप्शन ए शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं सामाजिकरण का विज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षक शिक्षार्थी एवं तकनीकी संस्थानों का एकीकरण। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अभिप्रेरणा एवं सामाजिकीकरण का विज्ञान। अभिप्रेरणा एवं सामाजिकीकरण का विज्ञान होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 30वां, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रवर्तकों के जोड़े में कौन सा सही नहीं है? अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रवर्तकों के जोड़े में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, वाटसन एवं गुथरी, ऑप्शन बी फैकल्टी मनोविज्ञान, बुलक एवं रीड, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, थोर्नडाइक एवं अन्य, और पुनर्बलन हल एवं स्किनर। और इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थोर्नडाइक एवं अन्य का नहीं है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद किसका है? वर्दीमर का है। तो इस प्रकार ये सी ऑप्शन है वो गलत है। व्यवहारवाद वाटसन एवं गुथरी का सही है, बी फैकल्टी मनोविज्ञान बुलक रीड का है, डी पुनर्बलन हल एवं स्किनर का है। लेकिन सी वाला ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थोर्नडाइक का नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31वां, अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? अनुकूलित अनुक्रिया बुलक एवं रीड का है, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि सिद्धांत वर्दीमर एवं कॉलर, ऑप्शन सी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थोर्नडाइक, ऑप्शन सी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थोर्नडाइक, डी पुनर्बलन सिद्धांत हल एवं स्किनर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बुलक एवं रीड का नहीं है, ये ध्यान रखना। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत रीड का नहीं है, तो ये किसका है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलो का है। क्वेश्चन नंबर 32वां, पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन बी संवेदी गामक अवस्था में, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, संवेदी गामक अवस्था में। ऑप्शन बी इसका सही है, संवेदी गामक अवस्था में। तो पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न कब होता है? संवेदी गामक अवस्था में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 33, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे व कोहलर के विचार समान हैं? विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे व कोहलर के विचार समान हैं? ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, संज्ञानात्मक विकास। तो इस प्रकार विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे व कोहलर के विचार समान हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के संबंध में समान हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 34, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी अपने बालक, ऑप्शन डी चिंपांजी। तो इसका सही ऑप्शन है वो पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? अपने बच्चों पर आधारित है, क्योंकि पियाजे ने अपने बच्चों पर ही सिद्धांत दिया था, तो अपने बालक पे ही आधारित है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। 35वां, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था किससे संबंधित है?
पियाजे के अनुसार समृद्धि गामक अवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकरण, समृद्धि और मानसिक निरूपण, ऑप्शन बी तार्किक समस्या समाधान, ऑप्शन सी विकल्पों का विश्लेषण, ऑप्शन डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण होगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण होगा। तो पियाजे के अनुसार समृद्धि जो गामक अवस्था है वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 36। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन बी मनोगतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, ऑप्शन डी भावात्मक व्यवहार। और इसका सही होगा वो संज्ञानात्मक गतिविधि होगा। यानी चिंतन है वो अनिवार्य रूप किसका? संज्ञानात्मक गतिविधि का है। तो सही ऑप्शन ए है इसका, संज्ञानात्मक गतिविधि होगा। क्वेश्चन नंबर 37। पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए क्या कहा? पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए क्या कहा? ऑप्शन ए विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ऑप्शन बी शेष अवस्था के अनुभव अधिक प्रभावी होते हैं, ऑप्शन सी अवस्थाओं को समझने हेतु संज्ञानात्मक बदलाव की बात कही, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। यानी सी ऑप्शन है, अवस्थाओं को समझाने हेतु संज्ञानात्मक बदलाव की बात कही। अवस्थाओं को समझाने हेतु संज्ञानात्मक बदलाव की बात कही थी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक यानी सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन ए थोरनडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पाउलो, ऑप्शन डी कोहलर। और इसका सही होगा वो ऑप्शन डी होगा, कोहलर होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी सूझ का सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया था, जिसने इन्होंने चिंपांजी पे प्रयोग किया था। वो केले वाला प्रयोग है। आप केले चिंपांजी को दिए जाते हैं और वो प्राप्त करता है। तो ये उसी प्रयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, यह कथन किसका है? दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हरलोक, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी जॉन पियाजे। और इसका सही ऑप्शन है वो ए होगा, हरलोक होगा। ऑप्शन ए सही है, हरलोक। क्या होगा? हरलोक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 40। वॉटसन द्वारा लिखित 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? वाटसन द्वारा लिखित 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए पशु मनोविज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहारवादी दृष्टि से मनोविज्ञान, ऑप्शन सी व्यवहारवाद, और ऑप्शन डी बाल मनोविज्ञान। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, व्यवहारवाद है। यानी वाटसन द्वारा लिखित 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? व्यवहारवाद है। क्योंकि इसी में उन्होंने व्यवहारवाद से संबंधित चर्चा की थी और अपने जो व्यवहारवाद पे थ्योरी दी गई थी वो इसी पुस्तक में उल्लिखित की गई थी। तो व्यवहारवाद इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 41वां आता है 41। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। क्या है? अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी गुथरी, ऑप्शन डी मर्फी। और ये सही ऑप्शन है इसका बी है, क्रो एंड क्रो। ये बहुत बार पूछी गई है, इसको आप अच्छी प्रकार से देख लें। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जित करता है। ये क्रो एंड क्रो का कथन था, क्रो एंड क्रो की कोटेशन है, क्रो एंड क्रो की ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 42वां। पियाजे के अनुसार संपूर्ण विकास की अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार संपूर्ण विकास की अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी इंद्रिय अभिगामक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी पियाजे के अनुसार संपूर्ण विकास की अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो पियाजे के द्वारा ये चार अवस्थाएं दी गई थी, चारों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए चारों अवस्थाओं को अपने को अच्छी प्रकार से रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 43। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के मुख्य कारक क्या है? क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए आकृतिकरण, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी बहिर्मन, ऑप्शन डी स्वतः आपूर्ति। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा,
पुनर्बलन होगा। तो क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत में मुख्य कारक क्या है? पुनर्बलन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं अपने। 44 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी गेट्स, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, गेट्स होगा। यानी प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह कथन किसका है? गेट्स का है। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 45 आता है 45। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता क्या है? एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता अपने को बतानी है। ऑप्शन ए इच्छा शक्ति, ऑप्शन बी अवधान, ऑप्शन सी शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन डी परिपक्वता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अवधान होगा। यानी एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता क्या है? अवधान है, अवधान होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आता है 46 है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ है, पुस्तक किसने लिखी? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, यह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए हेडफील्ड, ऑप्शन बी सी क्लिफोर्ड बियर्स, ऑप्शन सी शेफर, ऑप्शन डी स्किनर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, सी क्लिफोर्ड बियर्स ने लिखी थी। ए माइंड दैट ऑफ फाउंड इटसेल्फ किसकी है? सी क्लिफोर्ड बियर्स की है। क्वेश्चन नंबर 47 आता है। 47 विधान, समूह क्रियाओं में सहभागिता से सामूहिक भावना का विकास होता है, यह किससे संबंधित है? समूह क्रियाओं में सहभागिता से सामूहिक भावना का विकास होता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संघर्ष, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी मूल्य ग्रहण, ऑप्शन डी दृष्टि भाव। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, सामाजिकीकरण होगा। क्या होगा? सामाजिकीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं अपने 48 पे। देखिए 48वां, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, यह किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन बी अधिगम की विशेषताएं, ऑप्शन सी अधिगम के नियम, ऑप्शन डी अधिगम के सिद्धांत। तो सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, अधिगम के सिद्धांत होगा। तो सही उत्तर क्या है? डी है, अधिगम के सिद्धांत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 49 49वें क्वेश्चन पे देखिए। पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिससे संज्ञानात्मक संरचना संगठित होती है कहलाती है। पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिससे संज्ञानात्मक संरचना संगठित होती है कहलाती है। ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी समावेशन परिपाक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, समावेशन परिपाक होगा। क्या होगा? समावेशन परिपाक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 50। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, केवल उसकी सफलता देख सकते हैं, इसका तात्पर्य है। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, केवल उसकी सफलता देख सकते हैं, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, ऑप्शन बी अधिगम समायोजन है, और ऑप्शन सी अधिगम अभ्यास का परिणाम है, ऑप्शन डी अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन डी निर्देशन। और इसका जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? प्रेरणा होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? प्रेरणा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 52वां। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए आप। ज्ञान रचनावादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। ज्ञान रचनावादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। ऑप्शन ए करके सीखना, ऑप्शन बी अध्यापक को सुनना, ऑप्शन सी विषय वस्तु को दोहराना, ऑप्शन डी अध्यापक शिक्षार्थी सामंजस्य। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, करके सीखना। ऑप्शन ए सही है। यानी
ज्ञान रचनावादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार करके सीखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 53। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए निर्देशन सुविधाओं की उपलब्धता है, बी शिक्षकों का परंपरागत दृष्टिकोण, सी प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव और डी है छात्रों की बढ़ती संख्या। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, निर्देशन सुविधाओं की उपलब्धता। क्या होगा? निर्देशन सुविधाओं की उपलब्धता, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 54। किसी आदर्श के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी आदर्श के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए शिक्षण और रचना, ऑप्शन बी शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन शिक्षण उपागम, ऑप्शन शिक्षण नीति। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, शिक्षण प्रतिमान होगा। किसी आदर्श के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण प्रतिमान कहलाती है, शिक्षण प्रतिमान कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 आता है। एक हष्टपुष्ट किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। एक हष्टपुष्ट किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। ऑप्शन ए उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, ऑप्शन बी फटकार लगाकर, ऑप्शन सी दोषों को उजागर करके, ऑप्शन सी लालच देकर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। कैसे किया जा सकता है? अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके उसका पथ प्रदर्शन है वो किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 56। 56 में देखिए व्यवहार का करना पक्ष है। व्यवहार का करना पक्ष है। ऑप्शन ए सीखने का भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी सीखने का गति क्रियात्मक क्षेत्र, सी सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, डी सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, सीखने का गति क्रियात्मक क्षेत्र होगा। सीखने का गति क्रियात्मक क्षेत्र होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 57। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से व्यवहार देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थी भिन्न होता है, ऑप्शन बी सभी समान गति से नहीं सीखते, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इस ऑप्शन को आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी भिन्न होता है इसलिए देना जरूरी है, सभी समान गति से नहीं सीखते इसलिए देना जरूरी है, सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं इसलिए देना जरूरी है। तीनों ही सही है तो प्रयुक्त सभी वाला होगा, ऑप्शन डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58। 58वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां टीवी देखना रेडियो सुनना पसंद करते हैं, यह विचार किसका है? किशोरावस्था में किशोर किशोरियां टीवी देखना रेडियो सुनना पसंद करते हैं, यह विचार किसका है? स्किनर का, बी गुड का, सी पियाजे का, डी गैसल का। और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, गुड का है। यानी गुड के अनुसार किशोरावस्था में किशोर किशोरियां क्या देखती हैं? टीवी देखनी है, रेडियो सुनना पसंद करती हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 59वां आता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की इस प्रकार सहायता करता है कि वे एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान से जोड़ सकें, इससे वृद्धि होती है। यानी एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की इस प्रकार सहायता करता है कि वे एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान से जोड़ सकें, इससे वृद्धि होती है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी स्वतंत्रता, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता। और ऑप्शन डी होगा वो होगा ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। और सही जो ऑप्शन होगा वो यही होगा, डी होगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 60। किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायक नहीं करता? किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता नहीं करता है? ऑप्शन ए जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्दृष्टि विकसित करना, ऑप्शन बी पहले करने की क्षमता निर्मित करना, ऑप्शन सी अधिगमकर्ता पारस्परिकता के साथ सहयोग नहीं करना, ऑप्शन डी पारस्परिकता के साथ सहयोग करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी
अधिगमकर्ता पारस्परिकता के साथ सहयोग नहीं करता है। अधिगमकर्ता पारस्परिकता के साथ सहयोग नहीं करता, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 61। 61 में देखिए, सूझ द्वारा सीखने के समर्थक कौन थे? सूझ द्वारा सीखने के समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए वर्दीमर कोपका कॉलर, ऑप्शन बी कोपका थोर्नडाइक कॉलर, ऑप्शन सी कॉलर कोपका फ्राइड, ऑप्शन डी वर्दीमर फ्राइड और कोहलर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन एक होगा, वर्दीमर कोपका और कोहलर, यानी तीनों थे, वर्दीमर कोपका और कोहलर। सूझ के सिद्धांत संबंधी तीनों समाधि थे, वर्दीमर थे, कोपका थे और कोहलर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 62। 62 पे ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी अनुवाद करना, ऑप्शन सी अनुपयोग करना, ऑप्शन डी सचित्र विवरण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अनुवाद करना। यानी निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं है? अनुवाद करना नहीं है, सामान्यीकरण है, अनुप्रयोग करना है, सचित्र विवरण है, लेकिन अनुवाद करना नहीं है। तो अनुवाद करना बी ऑप्शन इसका सही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 63वां। 63 में ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए निरूपण की योग्यता, ऑप्शन बी किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामयिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, ऑप्शन सी किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता, ऑप्शन डी केंद्रीय विमुख उत्पादन की योग्यता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष संवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। किसी परिस्थिति के प्रति विशेष संवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 64, 64वां। 64 पे ध्यान दीजिए, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस से सबसे अधिक परेशानी का सामना करते हैं? श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे अधिक परेशानी का सामना करते हैं? ऑप्शन ए दूसरे छात्रों तथा शिक्षकों की बातें सुनने में असमर्थता, ऑप्शन बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में असमर्थता, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक पढ़ने में असमर्थता, ऑप्शन डी खेल कूद में भाग लेने में असमर्थता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, दूसरे छात्रों तथा शिक्षकों की बातें सुनने में असमर्थता, यानी दूसरे छात्रों तथा शिक्षकों की बातें सुनने में असमर्थता। तो ए ऑप्शन इसका है वो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 65, 65वां। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी सिंड्रोम, ऑप्शन सी बुलिमिया, डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, डिसलेक्सिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है? डिसलेक्सिया है। विकलांगता का विशिष्ट उदाहरण क्या? डिसलेक्सिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं अपने। डिस डिसकलकुलिया, डिसकलकुलिया किस विषय से संबंधित विकार है? डिसकलकुलिया किस विषय से संबंधित विकार है? ऑप्शन ए हिंदी संबंधी, मानसिक अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, अधिगम अक्षमता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, अधिगम अक्षमता होगा, यानी अधिगम अक्षमता है उसके लिए है डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर आता है 67, 67वां। 67वें क्वेश्चन देखिए, अधिगम का स्वनियमन का क्या अर्थ है? अधिगम का स्वनियमन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, ऑप्शन बी व्यवहार हेतु नियमों का निर्माण, ऑप्शन सी स्व अनुशासन और नियंत्रण, और ऑप्शन डी अपने सीखने का स्वयं अनुश्रवण करने की योग्यता। अपने सीखने का स्वयं अनुश्रवण करने की योग्यता। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, अपने सीखने का स्वयं अनुश्रवण करने की योग्यता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 68वां, 68। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। ऑप्शन ए सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहायता, बी गलतियों के कारणों का पता लगाना, सी अनुदेशित शिक्षण, और डी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहायता। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहायता, इसका ए ऑप्शन सही होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर समझा जा सकता है? एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर समझा जा सकता है? मनोसामाजिक सिद्धांत, पूर्ववर्ती आकस्मिकताओं का सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है। यानी एक महिला ने अपने बच्चे को भोजन के लिए बेच दिया तो इसको समझा जाएगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के रूप में समझा जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 70। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय से जोड़ने में सहायता करती है, इससे बढ़ावा मिलता है। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय से जोड़ने में सहायता करती है, इससे बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ऑप्शन डी शिक्षार्थी स्वायत्तता, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण है। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 71 पे अपने को ध्यान देना है। 71वां, व्यवहार का करना पक्ष आता है। व्यवहार का करना पक्ष आता है। ऑप्शन ए सीखने के गतिक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र में, बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, और डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। और ये आता है ऑप्शन इसका सही होगा वो ए होगा, सीखने के गतिक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। व्यवहार का करना पक्ष आता है, सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 72, 72वां, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का विकास किस चरण में होता है? पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का विकास किस चरण में होता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, संवेदी प्रेरक चरण होगा। क्या होगा? संवेदी प्रेरक चरण होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, 73वां, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ऑप्शन ए अलगाव से, ऑप्शन बी भीड़ से, ऑप्शन सी संपर्क से, ऑप्शन डी दृश्य श्रव्य सामग्री से, और इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, संपर्क से। सामाजिक अधिगम आरंभ किससे होता है? संपर्क से होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 74, 74वां, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था के लिए, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था के लिए, ऑप्शन सी युवावस्था के लिए, ऑप्शन डी परिपक्वतावस्था के लिए, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, बाल्यावस्था के लिए। यानी सीखने की खेल विधि उपयोगी है किसके लिए? बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 75, 75, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा, और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अधिगम होगा। यानी अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो अधिगम की कोटेशन भी ये थी कि एक व्यवहार के द्वारा किसी व्यवहार के साथ किए गए व्यवहार से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है? अधिगम है। तो इस प्रकार इस कोटेशन से भी इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी अधिगमित निराशावाद, ऑप्शन डी बुद्धि, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अधिगमित निराशावाद। यानी कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अधिगमित निराशावाद होता है। अधिगमित निराशावाद है वो बाधक होता है अधिगम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 77, एक अधिगमित प्रक्रिया का विलोप मूल होना कहलाता है।
एक अधिगमित प्रक्रिया का विलोप मूल होना कहलाता है। ऑप्शन ए विलोपन, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी विभेदन, ऑप्शन डी अनुबंधन, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, विलोपन होगा। ऑप्शन से ए सही होगा, विलोपन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 78। किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली या कमजोर होता है? किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली या कमजोर होता है? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन बी प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी सूद अधिगम, ऑप्शन डी स्वतः अधिगम, और इसका तो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा। शक्तिशाली या कमजोर होता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा। यानी किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली कमजोर होता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा। उसके बाद होगा आगे जो क्वेश्चन आता है वो आता है 79। अधिगम आधारित होता है, अधिगम आधारित होता है। ऑप्शन ए अभ्यास पर, ऑप्शन बी प्रशिक्षण पर, ऑप्शन सी अनुभव पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर, और इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी पर। क्योंकि अधिगम आधारित किस पे होता है? अभ्यास पे भी होता है, प्रशिक्षण पर भी होता है और अनुभव पर भी होता है, तो तीनों पे आधारित होता है, इसलिए डी ऑप्शन से होगा, उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 80। न्यूटन द्वारा सेब गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज का उदाहरण है। न्यूटन द्वारा सेब गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज का उदाहरण है। अंतर्दृष्टि, बी चिंतन, सी अभिप्रेरणा, डी प्रेरणा, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अंतर्दृष्टि है। यानी न्यूटन द्वारा सेब गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज का उदाहरण क्या है? अंतर्दृष्टि है, सूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 81। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। ऑप्शन ए बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ऑप्शन बी शिक्षक की प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम की पूर्ति, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं, और इसका सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, यानी अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 82वां आता है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। ऑप्शन ए बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन डी शिक्षण का सिद्धांत, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अधिगम का सिद्धांत है। यह अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं अपने। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हेतु पावलोव ने प्रयोग किया। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु पावलोव ने प्रयोग किया चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर और बंदर पर, और इसका सही ऑप्शन होगा, पहचान लिया, कुत्ते पर, क्योंकि पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, जो क्लासिकल अनुबंधन है। क्वेश्चन नंबर 84। प्रवीण बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है। प्रवीण बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है। ऑप्शन ए अनुकरणीय प्रविधि, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक प्रविधि, ऑप्शन सी अनुमेय प्रविधि, और ऑप्शन डी निष्क्रिय प्रविधि। तो इस प्रकार जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा, प्रजातांत्रिक प्रविधि। बी ऑप्शन सही है, प्रजातांत्रिक प्रविधि। तो प्रजातांत्रिक प्रविधि इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 85वां। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन किसने किया? अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन किसने किया? अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन किसने किया? ऑप्शन ए है हल, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है टोलमैन, ऑप्शन डी है गुथरी, और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, टोलमैन ने दिया था। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन किसने किया? टोलमैन ने किया था, ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86 वाले क्वेश्चन पे अपने ध्यान देते हैं। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। 86वां क्वेश्चन है अनुबंधित प्रतिक्रिया, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। ऑप्शन ए बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन डी शिक्षण का सिद्धांत, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अधिगम का सिद्धांत। यानी अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है। तो
क्वेश्चन इसका ऑप्शन है वो बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं अपने। 87, निम्न में से सीखने के सिद्धांत एवं प्रवर्तक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्न में से सीखने के सिद्धांत एवं प्रवर्तक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए, पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर। ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर। ऑप्शन सी, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव। ऑप्शन डी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थोर्नडाइक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव। यानी संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव का नहीं है, पावलोव का सिद्धांत है वो क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत है। तो इसलिए ऑप्शन सी है, यानी जोड़ा सही नहीं है वो अपने को निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने को समझना है। इसने पूछा है कि प्रवर्तक कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये जोड़ा सी वाला सही नहीं है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव का नहीं है, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 88। क्वेश्चन नंबर 88, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, इब्राहिम मैस्लो। ऑप्शन सी, एरिक फ्रॉम। ऑप्शन डी, फिलिप हेरिगर। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जीन पियाजे। जीन पियाजे इसका सही है। संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, क्योंकि संज्ञानवादी विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ऑप्शन ए सही है इसका, जीन पियाजे। और इन्होंने संज्ञानवादी विकास के तहत 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया था, जीन पियाजे ने। तो उन चारों अवस्थाओं का, उनकी आयु और उनके नाम अपने को याद कर लेने हैं, क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस सिद्धांत को अच्छी प्रकार से आपको पढ़ लेना है, इनकी चारों अवस्थाओं को याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 89, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, पुनर्बलन का सिद्धांत। ऑप्शन बी, अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन डी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और इसमें आप ऑप्शन सही आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो कोहलर का सिद्धांत है वो क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। यानी कोहलर का सिद्धांत क्या है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, जो इन्होंने चिंपांजी पे प्रयोग किया था। तो इसलिए इस सिद्धांत को भी अच्छी प्रकार से देख ले, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को भी अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है अपने को। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 90, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखकर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसका पूरा अनुभव इंजेक्शन की सुई से जुड़ा है। यह उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बना करके दिए जाते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखकर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसका पूरा अनुभव इंजेक्शन की सुई से जुड़ा है। तो यह उदाहरण है किसका है। ऑप्शन ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। ऑप्शन बी, प्रयास एवं त्रुटि का। ऑप्शन सी, प्राचीन अनुबंधन का। ऑप्शन सी, सामाजिक। ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम का। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्राचीन अनुबंधन। यानी वो क्या है, सुई का जो संबंध है वो क्या है, प्राचीन अनुबंधन है। तो इस प्रकार उस बच्चे का प्राचीन अनुबंधन से संबंध है, इसलिए वो डॉक्टर से डरता है। जो सुई का अनुबंधन हुआ वो प्राचीन अनुबंधन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 91, किस मत के अनुसार बच्चे केवल अनुबंधन द्वारा ही नहीं बल्कि दूसरों को देख कर अनुकरण करके भी सीखते हैं। किस मत के अनुसार बच्चे केवल अनुबंधन द्वारा ही नहीं बल्कि दूसरों को देखकर एवं अनुकरण करके भी सीखते हैं। ऑप्शन ए, प्रयास एवं त्रुटि। ऑप्शन बी, सूझ। ऑप्शन सी, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन डी, संबंधवाद। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, सामाजिक अधिगम होगा। क्योंकि दूसरों को देखने ये क्या होता है, सामाजिक अधिगम होता है। तो समाज के अंतर्गत बच्चा सबसे ज्यादा अनुकरण करके देख करके वो क्या करता है, वो सीखता है। तो ये क्या होता है, सामाजिक अधिगम होता है। तो सामाजिक अधिगम बच्चे का बहुत बड़े स्तर पे होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 92, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। ऑप्शन ए, जे.बी. वॉटसन। ऑप्शन बी, इवान पावलोव। ऑप्शन सी, बी.एफ. स्किनर। ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, सिगमंड फ्रायड है। डी ऑप्शन इसका सही है, सिगमंड फ्रायड। क्योंकि व्यवहारवादी नहीं है, कौन नहीं है, सिगमंड फ्रायड नहीं है। जे.बी. वाटसन व्यवहारवादी हैं, इवान पावलोव व्यवहारवादी हैं, बी.एफ. स्किनर व्यवहारवादी हैं।
तो सिगमंड फ्राइड व्यवहारवादी नहीं है, ये क्या है, ये संज्ञानवादी हैं, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था जो क्या है, संज्ञान से संबंधित है। तो इन्होंने की थ्योरी वो किस पे है, संज्ञानवादी हैं, ये ध्यान रखना अपने को। व्यवहारवादी संज्ञानवादी ये पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जब आपकी क्लासें आपको जो क्लासें लगाई थी उसके अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक को के बारे में बताया था, एक आपकी क्लास दी हुई है 36 मनोवैज्ञानिकों का पूरा पूरा यहाँ पे विवरण है, वो एक क्लास के अंतर्गत दिया गया जो अपनी 24वीं क्लास है। तो उस 24वीं क्लास के अंतर्गत हर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में मैंने बताया था कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन से हैं और संज्ञानवादी वैज्ञानिक कौन से हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने उस जो 24 मनोवैज्ञानिकों जो 36 मनोवैज्ञानिकों की जो क्लास है, क्लास नंबर 24 है, वो क्लास लगा करके भी इस प्रकार के क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। तो मैंने तभी भी कहा था आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनोवैज्ञानिकों से संबंधित है, तो आप उन क्लास को अच्छी प्रकार से लगा लेवें ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे गलत न हो। तो जेबी वाटसन व्यवहारवादी हैं, इवान पिपालो व्यवहारवादी हैं, स्किनर व्यवहारवादी हैं और सिगमंड फ्राइड व्यवहारवादी नहीं है, ये क्या है, संज्ञानवादी हैं। और इनका सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर आता है 93। अनुबंधन का कौन सा प्रकार व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है। अनुबंधन का कौन सा प्रकार व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन सी आभासी अनुबंधन, ऑप्शन डी परंपरागत अनुबंधन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 94, 94वां। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए थोर्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट का सिद्धांत, ऑप्शन सी कॉलर का सिद्धांत, ऑप्शन डी हल का सिद्धांत। तो इस प्रकार धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, थोर्नडाइक का सिद्धांत है। जो धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं उसके लिए थोर्नडाइक का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, धीमी गति से सीखने वाले बालकों से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, अंतर्दृष्टि इनसाइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अंतर्दृष्टि इनसाइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देखता है, और अंतर्दृष्टि धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं। और इस प्रकार सही ऑप्शन है वो डी रहेगा, अंतर्दृष्टि धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं। तो इसका डी है वो सही है, अंतर्दृष्टि है वो धीरे धीरे उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो 96 आता है, 96वां। 96वें क्वेश्चन पे ध्यान दिए, किस अवस्था में बालक सूचनाओं को संगठित करने, वैज्ञानिक तर्क देने तथा परिकल्पना निर्माण करने की योग्यता रखता है। यानी किस अवस्था में बालक सूचनाओं को संगठित करने, वैज्ञानिक तर्क देने तथा परिकल्पना निर्माण करने की योग्यता रखता है। ऑप्शन ए संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी वैचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, वैचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी किस में रखता है, वैचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत वो योग्यता रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 97, 97, बी एफ स्किनर के परीक्षण का केंद्रीय तत्व क्या है। बी एफ स्किनर के परीक्षण का केंद्रीय तत्व क्या है। तो यहाँ अपने बी एफ स्किनर के परीक्षण का केंद्रीय तत्व हमें बताना है। ऑप्शन ए सूझबूझ, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी प्रतिफल का कारण, ऑप्शन डी पुनर्बलन अनुक्रियाएं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, पुनर्बलन अनुक्रियाएं। क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, पुनर्बलन अनुक्रियाएं, क्योंकि बी एफ स्किनर के परीक्षण का केंद्रीय तत्व क्या था, पुनर्बलन अनुक्रियाएं थी। तो ये अपने स्किनर से संबंधित है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 98, 98, साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन ए धनात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी ऋणात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन डी गतिक स्थानांतरण। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा,
धनात्मक स्थानांतरण, क्योंकि साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि साइकिल सीखना एक स्कूटर सीखने में सहायता करती है, क्योंकि एक उसी प्रवृत्ति का ही ये सीखना है। तो इस प्रकार ये स्थानांतरण होगा वो धनात्मक स्थानांतरण होगा। जो क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि स्थानांतरण वो धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण, उसी से ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी स्मृति स्तर, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अधिगम होता है। यानी अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, क्योंकि ये मैंने आपको कोटेशन भी बताई थी कि एक व्यवहार के द्वारा किसी व्यवहार के साथ किए गए व्यवहार से उस व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह क्या है, अधिगम है। तो इस प्रकार ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस कोटेशन को भी याद कर लेना है और व्यवहार से संबंधित आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अधिगम से संबंधित है। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है, सीखना है। क्वेश्चन नंबर 100 यदि टंकण कार्य या कंप्यूटर का अभ्यास निरंतर नहीं किया जाए तो भूल जाना किस सिद्धांत के अनुसार है। यदि टंकण कार्य या कंप्यूटर का अभ्यास निरंतर नहीं किया जाए तो भूल जाना किस सिद्धांत के अनुसार है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है और अधिगम के सिद्धांतों से ये क्वेश्चन ये बनाया गया है। ऑप्शन ए पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन सी गुथरी का अधिगम सिद्धांत, और ऑप्शन डी थोरनडाइक का सिद्धांत। और इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, थोरनडाइक का सिद्धांत है। क्योंकि लंबे समय तक यदि अपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो वो क्या है, भुला दी जाती है, भूल जाते हैं। तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, थोरनडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101 है, यानी अपना टोटल अब तक का ये 201वां क्वेश्चन अपना हो जाएगा। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। ऑप्शन ए किसी विशेष भाग के आधार पर, ऑप्शन बी संपूर्ण के आधार पर, ऑप्शन सी कुछ भागों के आधार पर, ऑप्शन डी आवश्यकता के अनुरूप, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, संपूर्ण के आधार पर। यानी गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, क्या देखता है, संपूर्ण रूप में देखता है, तो संपूर्ण के आधार पर देखता है। वही जो मैंने आपको उस क्लास के अंतर्गत मैंने बताया था, जब अपनी क्लासें हुई थी थ्योरी की, तो उस समय मैंने आपको बताया था समग्र का सिद्धांत। तो ये समग्र का सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया हुआ है, और गेस्टाल्ट ही क्या है, समग्र है, समग्र का मतलब पूर्ण देखना, तो इसलिए संपूर्ण के आधार पर इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो जब आप उस क्लास को अच्छे प्रकार से पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं संपूर्ण के आधार पे। इसी के साथ आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार अपने अब तक 200 क्वेश्चन है वो अपने अधिगम और अभिप्रेरणा से संबंधित अपने कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन अधिगम व अभिप्रेरणा से संबंधित, अधिगम व अभिप्रेरणा से संबंधित 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी 100 क्वेश्चन और बाकी हैं, अभी आगे अपने उसके बाद 100 क्वेश्चन और रहेंगे। तो इस प्रकार अपने कंटिन्यू उन्हीं क्वेश्चनों पे चलते हैं।